ओके जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। हम अपने इंटीग्रल इक्वेशन को शुरू कर चुके थे। ठीक है, हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। देखो हमने क्या पढ़ा था वो एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा लगा लेना अगर पीछे ना लगा हो तो, लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी एंड डी टी। हम इस तरह की इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन बोल रहे थे। इंपॉर्टेंट क्या था, वाई एक्स जो अननोन फंक्शन है वो अंडर इंटीग्रल साइन हो तो हम ऐसी इक्वेशंस को इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें थी वो ये थी, अल्फा एफ एंड के ये गिवन फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे गिवन फंक्शंस होते हैं। लैम्डा ए या फिर एक्स, लैम्डा ए जैसे आज की डेट में लैम्डा ए हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वाई एक्स और वाई टी इनको हम अननोन फंक्शन बोल देते हैं, अननोन फंक्शंस। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने अब तक पढ़ी थी। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने लीनियर नॉन लीनियर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें क्या था, ये जो अननोन फंक्शन होता है अगर इंटीग्रल साइन हो, इस पर अगर लीनियर ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हों, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कब बोलेंगे इसे, जब इस पर लीनियर ऑपरेशंस हों। ठीक है, और अगर इस पर नॉन लीनियर ऑपरेशंस हों, नॉन लीनियर ऑपरेशन हो तो हम इसको बोलते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है ठीक है, ये दो चार चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, जो हमारे काम की थी। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। हम मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बस एक इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे एग्जाम्स में नहीं है, ज़्यादा हमारे उसमें टच में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन अब किस टाइप, कितने टाइप्स की होती है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस जो है वो कितने टाइप की होती हैं, ये भी हमारी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक दो। पहली फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, ये जो फ्रेडहोल्म है ना, ये जो एफ है, इस एफ से हम ध्यान रख सकते हैं फिक्स्ड। बात ये हमेशा लिमिट की करती है, टाइप्स का पता चलता है इस इंटीग्रेशन वाली इस लिमिट से, इससे। अगर ये ए और एक्स है ना, एक्स मतलब वेरिएबल, एक्स मतलब वेरी मतलब वी, ये इसका मतलब आज ये जो दिख रही है ये कौन सी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, अगर यहां ए से बी होता, तो कांस्टेंट होते मतलब लिमिट्स फिक्स्ड होती। फिक्स्ड लिमिट मतलब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। याद करने का आसान सा तरीका, फ्रेडहोल्म मतलब फिक्स्ड, वोल्टेरा मतलब वी मतलब वेरिएबल, और बात हमेशा लिमिट की हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है नहीं? तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, आज मेरे पास x है, मतलब लिमिट वेरिएबल वेरी कर रही है, तो इसका मतलब इधर चली जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा होता, एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 to 1004, इधर आ जाएगा एक्स टी वाई टी डी टी। ये मेरा किसका एग्जाम्पल है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास इसमें ये जो लिमिट है, ये और ये जो लिमिट है, ये दोनों की दोनों मेरी फिक्स्ड लिमिट है। फिक्स्ड मतलब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का हिस्सा हो गया है। बात क्लियर है? बस यही चीज है। अब तक हमने 3-4 ही डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ज्यादा नहीं। पहला हमारा इंटीग्रल इक्वेशन, दूसरा हमारा लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर के दो टाइप्स, एक फ्रेडहोल्म एक वोल्टेरा, दोनों के दोनों हमें याद हो गए। अब देखो एक और जो डेफिनेशन मार्केट में चल रही है ना, ये एफ एक्स, ध्यान है आपको, क्योंकि ये तो हम इधर से उठाकर इधर लाए थे ना, अगर हम इसे वापस इधर ले जाएं तो ओडी वाला एफ एक्स था, और इस एफ एक्स से हमें पता चलता था अगर एफ एक्स जीरो है तो होमोजीनियस, और अगर एफ एक्स नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। वही हाल इंटीग्रल इक्वेशन में होगा।
वही काम होगा यहां पर, ठीक है। एफ एक्स अगर इक्वल टू 0 हुआ तो मैं बोलता हूं होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन, ठीक है। और अगर एफ एक्स नॉन जीरो हुआ तो हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। बात क्लियर है या नहीं? फिर हम क्या बोलेंगे जी? नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक और चीज, एक अब अल्फा की बात करते हैं डेफिनेशन में। इस अल्फा की मतलब पहला ये जो अल्फा है ना, अगर ये अल्फा एक्स 0 हुआ, अगर ये अल्फा एक्स 0 हुआ, इसका मतलब फर्स्ट काइंड। अगर अल्फा एक्स 1 हुआ, सेकेंड काइंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 0, ये वाला जो अल्फा एक्स है ना, ये अगर ये अल्फा एक्स इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड, और अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 1 हुआ तो सेकेंड काइंड। मतलब अगर यहां पर अल्फा एक्स है, ये आज एक्स है ना, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हमें पता ही चल जाए कि एक्स जो 0 ही होगा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, क्योंकि अल्फा एक्स 0 हो गया। और अगर यहां पर अल्फा एक्स 1 रख दिया जाए, यहां पर 1 डॉट वाई एक्स ऐसे हो और ये सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर है? ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज इसी में अल्फा एक्स पर एक और कंडीशन होती है जिसमें इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड बन जाती है। वो कौन सा होता है वो भी आप देख लो। अगर हम अल्फा एक्स इक्वल टू 0 तो हो, बट किसके लिए? फॉर सम एक्स, हर एक्स के लिए नहीं, फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। मतलब एक इंटरवल में कुछ ऐसी वैल्यूज हों जिनकी उन वैल्यूज पर x 0 हो जाए, मतलब अल्फा एक्स जो फंक्शन है वो 0 हो जाए। बेसिकली ये x वही काम करता है, x हर जगह 0 नहीं होगा लेकिन कुछ इंटरवल में तो 0 हो सकता है, तो इसलिए थर्ड काइंड में चली जाती है। बात क्लियर है? अब यही सारी डेफिनेशन जो है इस फॉर्म में है, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताता हूं एक बार, हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है हमारे पास, वापस उसी पे चल देते हैं ना ऐसे, ठीक है। देखो हमने पढ़ा एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है ये, अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए से बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इस के एक्स टी को कर्नल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। हमने एक और चीज पढ़ी कि इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं जब ये एक अननोन फंक्शन, हमारा अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इंटीग्रल इक्वेशन हमारी दो तरह की होती है, एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। पहचान क्या होती है जी लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है उसमें जो अननोन फंक्शन होता है उसके ऊपर लीनियर ऑपरेशंस एक्ट करते हैं, और जो नॉन लीनियर इंटीग्रल होती है उसमें नॉन लीनियर ऑपरेशंस एक्ट करते हैं। मतलब है वाई स्क्वायर टी आ जाता, वाई क्यूब टी आ जाता है, कुछ भी आ सकता था, वो नॉन लीनियर का काम हो गया वहां पर। तो लीनियर नॉन लीनियर में से हमें लीनियर ज्यादा पढ़नी है, तो इसीलिए हमारे पास लीनियर दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। बड़ी आसान होती हैं, ये जो इंटीग्रल साइन होता है इसी से हमारा सारा काम हो जाता है। फ्रेडहोल्म मतलब ए से बी हो, मतलब फिक्स्ड हो लिमिट्स, तो हम बोलते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर ए से एक्स, 0 से एक्स, मतलब एक भी लिमिट अगर उनमें से वेरी कर रही हो, वेरिएबल लिमिट हो, तो उसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये काम खत्म हो जाता है पूरे सिलेबस में। अब हमें कुछ नहीं करना होता, हम अब इसी के पीछे पड़ जाते हैं, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इन्हीं को सॉल्व करते हैं कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सीखना होता है हमें। मेन बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, तो इन दोनों का काम इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा एक रिजॉल्वेंट कर्नल, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन हम बताते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन यही होता है, तो इसलिए रिजॉल्वेंट कर्नल भी कई बार हमें रट जाते हैं। मतलब जो भी ये पूछेगा सेपरेट, डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट, हम आगे पढ़ेंगे, बट हाँ उनमें से एक क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीज रट जाती है कि वो कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमेशा देखा दिखाया आता है पूरे इंटीग्रल इक्वेशन की। बहुत अच्छी बात यह है जेआरएफ में क्वेश्चन ऐसा लगेगा ये तो मैंने करा हुआ है, तो मैंने देखा हुआ है, हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हाँ एक और चीज क्या थी, हमने फ्रेडहोल्म वोल्टेरा देख ली, उसके बाद हमने देखा फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो फर्स्ट काइंड,
हमारी फ्रेडहोल्म हुई तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर वोल्टेरा हुई तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। बेसिकली अगर अल्फा एक्स जीरो हो गया तो तुम समझ रहे हो ना ये बात, अगर अल्फा जीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई, और अगर ये वाली टर्म गायब हो गई तो यही टर्म बची, ये RHS बचा ना मेरे पास, मतलब मेरा जो वाई टी है वो एक ही बार आ रहा है, समझ रहे हो। फर्स्ट काइंड में जो मेरा वाई टी वो एक ही बार आ रहा है, सेकंड काइंड में अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 1 हो गया तो अब ये तो मेरा कटा नहीं ना, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब अननोन फंक्शन दो बार आ रहा है, इसलिए सेकंड काइंड। कुछ बुक्स में डेफिनेशन ऐसे भी है, समझ रहे हो ये बात, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का मतलब क्लियर है। अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 0 फर्स्ट काइंड, अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 1 है सेकंड काइंड। अल्फा एक्स इक्वल टू 0 फर्स्ट काइंड क्यों बोली जा रही है, क्योंकि अल्फा एक्स अगर ये चीज 0 हो गई, ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया पूरा, तो बच तो मेरे पास यही गया अननोन फंक्शन, बस वाई टी बच गया। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक अननोन फंक्शन है इसलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट काइंड, लेकिन अगर अल्फा एक्स इक्वल टू 1 होता तो एक ये रहा और एक ये रहा तो दो, इसका मतलब सेकंड काइंड। एक डेफिनेशन ये भी चल रही है मार्केट में, ठीक है। अब इसी चीज को इसने डेफिनेशन में लिख रखा है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये देखो ए से बी है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैं इसे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बोल दूं अभी से। ये कह रहा है कि इज कॉल्ड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन जो होगी इस टाइप की होगी, बस उसने बता दिया, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अल्फा एफ एंड के आर गिवन फंक्शंस, लैम्डा ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, नाउ डू नॉट, ठीक है ये कर ही लोगे। इधर से देखो, अब अल्फा एक्स इक्वल टू 0, अगर अल्फा एक्स 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे, ठीक है। यही चीज मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एक्स इक्वल टू 1 है देन हम बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरी देखो, अल्फा एक्स आई इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स आई बिलोंग्स टू दिस, कुछ के लिए अगर वो 0 होता है तो हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ये क्लियर होनी चाहिए, यही डेफिनेशन फ्रेडहोल्म में भी लिख सकते हो, यही डेफिनेशन वोल्टेरा में भी, ठीक है। इधर देखो फिर से वही वाला काम हो गया, बस अब यहां पर x आ गया, वेरी कर रहा है इसलिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है इस टाइप की। फिर वही कहानी, अल्फा एफ एंड के आर गिवन फंक्शंस, लैम्डा एंड ए आर कांस्टेंट्स, ठीक है। अब आपको डिफरेंस इनमें पता चल जाना चाहिए अब तक कि फ्रेडहोल्म और वोल्टेरा में क्या डिफरेंस है। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरिएबल इन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये, कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कोई एक लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, ये वेरी करनी चाहिए, ये वेरिएबल होनी चाहिए, एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखो हमने बेसिक इसका जो भी है सब कर लिया है, इसमें बेसिक ये से ज्यादा कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, कन्वर्जन में जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ ओडी वगैरह, और इसी सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, कुछ 5-7 क्वेश्चन देखेंगे जिससे थोड़ा सा आइडिया जरूर लगेगा। उससे पहले ये देख लो, अब आप ये है क्या, शो दैट द फंक्शन, शो करने के लिए और बोल दिया इसने, एक तो कैसा अजीब सा है ये, शो दैट द फंक्शन दिस वाई एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। पहले ना सब्जेक्टिव जब होते थे एग्जाम तो उनमें आता था, कानपुर में, मेरठ में ऐसे क्वेश्चंस आते थे वहां पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है। इस धरती का सबसे आसान काम तो वही है जब ढूंढना ना पड़े कुछ, समझ रहे हो। सबसे मुश्किल काम मुझे क्या लगता है कि जब कुछ खोजना हो, आपको अपना खुद को खोजना हो, खुद को ढूंढना हो, खुद के पैशन को ढूंढना हो, लाइफ ढूंढनी हो, हैप्पीनेस ढूंढनी हो, कुछ भी ढूंढना हो, वो मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन वेरीफाई करना आसान होता है, सॉल्यूशन ढूंढना हो मुश्किल है, सॉल्यूशन वेरीफाई करना आसान होता है। वेरीफाई मतलब ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डालकर देख लो, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। यही सॉल्यूशन निकालना होता तो बात ही अलग होती, 2-3 टेक्निक्स अलग हो जाती, ये वाला मेथड करवाना पड़ता, वो वाला मेथड करवाना पड़ता, फिर सॉल्यूशन निकलता, ठीक है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं है, ये बताना है, सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने पहले यही उतार लिया, क्या है ये, वाई एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 से एक्स टी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई टी डी टी, ये है, ठीक है, ठीक है। और वाई एक्स क्या है, वाई एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है। तो हमने बेसिकली वाई एक्स डाला, यहां आया, तो अब एल एच एस मेरा ये आना चाहिए, ठीक है। मैं अब आर एच एस को ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, क्या है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 से एक्स टी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसे यहीं रहने दिया, डॉट वाई टी। अगर मेरे पास वाई एक्स है तो इसका मतलब वाई टी भी है,
अगर वाई एक्स है तो वाई एस भी है, अगर वाई एक्स है तो वाई जेड भी है, अगर वाई एक्स है तो वाई टी भी है, तो इसका मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर पावर -3/2 डी टी। विद रिस्पेक्ट टू डी टी कर रहे हैं तो जो एक्स वाली टर्म है ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही चली जानी है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको कॉमन ही ले लिया है, ये पहले बाहर आया और ये दोनों टर्म में से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 1 माइनस 0 से x t/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 डी टी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर को u मान लिया मैंने, तो ये आ गया 2t dt इक्वल टू डी यू आ गया। बचपन वाला काम है ये, ठीक है, इसमें तो पता नहीं क्यों ही किया जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है ना, तो मैं इसको क्या ही लिखूं, फिर इसको बाद में लिख लेंगे, हम सीधा सीधा लिखते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 0 से x टी डी टी हो जाएगा डी यू अपॉन 2, तो मैंने 1/2 बाहर रख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो मतलब u की पावर 3/2 ऐसे, तो ये आ जाएगा 1/2 0 से x u की पावर -3/2 डी यू। ठीक है, वही एक्स एन वाला फॉर्मूला वापस, 0 से एक्स एन आ जाएगा xn+1 ठीक है ना, इस पे तो बोलना भी नहीं चाहिए अब, ठीक ही होगा, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, ऐसा क्या ही कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन का साइन कहाँ हटाना था यहाँ पे है ना, ठीक है, ऐसे u -हाफ 1/2 चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा, हाँ ये ऊपर हो जाएगा 1/2 इंटू -2/1 और ये 1/√u आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/√u आ गया। ये जब हमने सॉल्व कर लिया ना, ये सॉल्व करने के बाद आया हमारा -1/√u, ये आया हमारे पास -1/√u। ठीक है, ठीक है, 0 से x जो हमारी लिमिट है, देखो ये भी चेंज होगी ना, क्योंकि हमने u में चेंज करा है, तो 1 प्लस टी की जगह 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर 0 हो, और अगर x हो तो u इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, फिर आगे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस इधर इस चीज को मैंने -1/√u ऐसे, ये आएगा 0 से लेके 1 से लेके आएगा ना, 1 से लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक, ये ऐसे आना चाहिए है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हमने रखा, ठीक है, तो ये हमने रखा -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या भाई हम, हमने यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं की, 1/2 0 से x u -3/2 ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, हाँ तो माइनस भी बाहर चला जाएगा ना, हम माइनस से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, u -हाफ इससे तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, इससे तो है ना। ठीक है, 1/u की पावर हाफ तो 1/√u। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसका मतलब इससे हमें नहीं गड़बड़ाना है,
माइनस को बाहर ही भेज दो ना, ये लो प्लस, ठीक है, ठीक ही होगा सर, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। 1+1/√1+x² माइनस 1/√1 मतलब 1, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/1+x², 1+1/√1+x² -1, ठीक है, 1 से 1 गया, ये आ गया इधर 1/1+x² डॉट 1/√1+x², इधर रूट है और इधर पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1/1+x², 1+1/2 3/2, तो ये क्या हो गया 1+x² की पावर -3/2, तो ये इक्वल टू LHS नहीं आ गया। यही तो हम कह रहे थे कि y(x) है, ठीक है। मतलब पूरे क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, ये जो y(x) है ना, हमने इसको yt की फॉर्म में डाल दिया और हमने इस चीज को सॉल्व किया, इसको राइट RHS को, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही y(x) आ गया, ठीक है। यही हमने किया है, बस ये मैंने अलग से यहाँ पर कर दिया, ठीक है जी। ये चीज़ कुछ नहीं है, बस इसमें अब सिंपल इंटीग्रेशन ही है, ऊपर नीचे कोई भी टर्म इधर से उधर हो सकती है कैलकुलेशन के वक्त, लेकिन वैसे सेम है। तो हमारा आंसर आ गया ये, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे, कह रहा y(x) इक्वल टू cos x प्लस दिस। अच्छा, शो दैट y(x) इक्वल टू cos 2x, अच्छा ये करना है, मेरे को लगा वो करना है, ठीक है। तो शो दैट y(x) इक्वल टू cos 2x इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस, ठीक है। y(x) इज इक्वल टू cos x प्लस है, इसमें भी कुछ नहीं, वही काम है, बस ये पढ़ना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, 0 से पाई kxt yt dt, फिर से वही काम। अगर हमें y(x) पता है तो इसका मतलब हमें yt भी पता है, ठीक है। और y(x) मतलब हमने LHS में ये रख दिया, तो हमारा ये आना चाहिए है ना, y(x) cos 2x। अब हमने RHS को लेके चल पड़े हम, ये आया cos x प्लस थ्राइस ऑफ 0 से पाई kxt yt, ठीक है। अब yt मतलब ये cos 2t, cos 2t dt, ठीक है। अब देखो एक और काम, +3 इधर देखो, 0 से पाई kxt मतलब 0 से पाई मतलब 0 से पाई kxt की भी वैल्यू हमें दे रखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है 0 से t के बीच में ये है और t से पाई के बीच में ये है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये dt, ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे सर? इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो लिमिट दे रखी है ना dt, मतलब t की दे रखी है, t 0 से पाई है, और वो जो ऊपर बात कर रहा है ना वो x की बात कर रहा है। ध्यान रखना, यही गड़बड़ होती है इन क्वेश्चन में, और बस यही सीन है, यही स्टेप है जो क्वेश्चन को गलत करता है, और कुछ गलत नहीं करता पूरे इंटीग्रल क्वेश्चन में। जल्दबाजी में तो और ध्यान नहीं रहता ये, क्योंकि प्रैक्टिस की होती है इंटीग्रेशन में 12th वाली की, और यहाँ पर थोड़ी सी चीज बदल जाती है बस। अब जिसने MSc में नहीं पढ़ा होता उसके लिए तो बहुत ज्यादा नया हो जाता है, ठीक है। देखो फिर t हमारे पास 0 से पाई है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम कहां से कहां जाएंगे, t की अगर हम बात करेंगे तो 3 मैंने ले लिया है, 0 से, एक सेकेंड, 0 से x, ठीक है, प्लस x से पाई, बस ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। t 0 से x और x से पाई, इसका मतलब यहां पर जो भी dt होगा वो क्या होगा, x से छोटा, समझ गए। t जो है इसके बीच में होगा ना, तो x से छोटा हो गया t वाली अगर मैं बात करूं, और यहां पर जो मैं बात करूं t जो है x से बड़ा हो गया। तो t जब x से छोटा हुआ, वो देखना, t x से छोटा मतलब ये वाला, मतलब cos x sin t, और एक और था ही यहां पर ना cos 2t dt, ये क्लियर है। अगला t x से बड़ा, t x से बड़ा इधर है,
क्या है वो, साइन एक्स कॉस टी कॉस 2t dt। ये चीज क्लियर है नहीं है? बस ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पर वही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। जिसने बचपन से मैथ्स पढ़ा है, मैं मानकर चलता हूँ मैथ्स पढ़ा होगा, तभी तो इतना आगे पहुंचे हो यहाँ तक जीवन में, वरना छोड़ दिया होता और लोगों की तरह। अगर इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये तो आते ही होंगे अब तुम्हें, और नहीं आते हैं तो फिर पहले 12th करो। जी यार बाद में देखेंगे। कॉस, अरे कहाँ पहुंच गए, कॉस एक्स प्लस थ्री 0 से x था शायद, है ना? अरे इधर पहुंच गए। 0 से x था, कॉस एक्स साइन टी कॉस 2t, कॉस एक्स साइन टी कॉस 2t dt प्लस x से पाई साइन एक्स कॉस टी कॉस 2t, साइन एक्स कॉस टी कॉस 2t dt। ठीक है, ये अब देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टी में है तो ये जो कॉस एक्स है इसे तो हम बाहर छोड़ सकते हैं, टी में है तो ये जो कॉस एक्स है इसे भी हम बाहर छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर छोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। लोगों को छोड़ना तो आसान है ना। कॉस एक्स इधर आ गया, ठीक है, ये आ गया 0 से x, ये आया इधर साइन टी कॉस 2t dt प्लस इधर आ गया हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, x से पाई कॉस टी डॉट कॉस 2t dt। ठीक है, ये काम होना चाहिए पहले तो। दूसरा काम ये कि इसके फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए। ये है 2 साइन ए कॉस बी वाला लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। कैसे याद कर रखे हैं आप लोगों ने, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, 2 साइन ए कॉस बी साइन कॉस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी वाला लगेगा। इसका मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये है इसका फॉर्मूला। दूसरा 2 कॉस ए कॉस बी वाला, तो ये तो कॉस में ही होते हैं दोनों। 2 कॉस ए कॉस बी वाला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ऑब्वियसली याद होने चाहिए, बिना इनके तो फिर और समस्या बढ़ जाएगी ना जीवन में। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स आएगा ही यहाँ पर, प्लस 3 आएगा ही यहाँ पर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कॉस एक्स अपॉन 2, 0 से x, 2 साइन ए कॉस बी ये वाला। इसका मतलब मैंने कर दिया साइन ए प्लस बी, वो हो गया साइन 3t प्लस साइन ए माइनस बी मतलब t माइनस 2t मतलब माइनस टी, साइन ऑफ माइनस टी मतलब माइनस साइन टी, है ना? तो मैंने यहां पर t लिख रहा हूं, पहले माइनस को मैं यहां रख रहा हूं। ठीक है, ये इसका काम हो गया। ठीक है, अब ये वाला प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, साइन एक्स अपॉन 2 को हम बाहर लेके जा सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन x से पाई, कॉस टी कॉस 2t, 2 कॉस ए कॉस बी के लिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 3t और फिर प्लस कॉस टी माइनस 2t, कॉस माइनस टी, लेकिन कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है, कॉस टी, तो इसका मतलब कॉस ऑफ 3t, टी माइनस 2t हो जाएगा t, है ना, कॉस टी dt। ठीक है जी या नहीं है? ठीक, ये हो गया, यहां तक क्लियर होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब आपको बेसिक मैथ्स का पंगा होगा। फिर
कॉस एक्स प्लस 3/2, मैंने सबका वो ले लिया, ठीक है, 2 इधर था कॉस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम अब इसे हटा सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो 0 से x साइन 3t का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है cos 3t, इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3t, तो माइनस cos 3t, ठीक है, माइनस cos 3t अपॉन 3 भी आएगा, अपॉन 3 भी आएगा। दूसरा काम, ओहो, ठीक है, अपॉन 3 भी आएगा। दूसरा माइनस साइन टी, मतलब माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी, इसका मतलब प्लस कॉस टी, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक थी, 0 से x, 0 से x, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां आए हम प्लस साइन एक्स बाय 2, तो हमने बाहर पहले ही भेज दिया है ना, प्लस साइन एक्स। इधर आए cos 3t, डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3t, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया साइन 3t डिवाइडेड बाय 3। इधर है प्लस cos t, इसका मतलब प्लस साइन t, लिमिट क्या है, x से पाई, ठीक है जी। ये चीज ठीक होनी चाहिए, अगर ठीक नहीं है तो cos x प्लस 3/2, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो लेंदी हो रहा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काम है और क्वेश्चन वाला काम है, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं है ना इसमें। हमें पता है हम वेरीफाई क्या कर रहे हैं, हमें पता है हम इंटीग्रल इक्वेशन के मामले में क्या कर रहे हैं। अब ये 12th का मैथ्स आ गया यार, अब हम क्या करें। इसीलिए तो हायर मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वहाँ पे सिर्फ दिमाग वाला काम होता है, काम करने वाला काम कम होता है, ठीक है। अभी 12th वाला आ गया, करना पड़ रहा है, ठीक है। cos x, ठीक है, 0 को बाद में डाल लेंगे, पहले इसको डालेंगे तो माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस cos x, फिर माइनस cos 0 अपॉन 3, cos 0 होता है 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 3, फिर माइनस cos 0 1, ये ऐसे आ गया यहाँ पर, प्लस साइन x, ठीक है, प्लस साइन x, पाई साइन 3 पाई 0 हो जाएगा और साइन पाई 0 हो जाएगा, 0 माइनस x साइन 3x अपॉन 3 माइनस साइन x, ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इक्वल टू cos x प्लस 3/2, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब देखो कुछ ना कुछ सिमेट्री आ रही होगी कहीं ना कहीं से, है ना। ये वाला 3 तो इससे कैंसिल हो सकता है, उस वाले को रहने दो। इधर cos x है, इधर 3/2 है, देखो कुछ और, इधर cos x और cos x cos स्क्वायर x, इधर sin x और sin x sin स्क्वायर x है, ठीक है। हमें हेल्प मिल तो रही है कहीं कहीं कुछ, है ना। चलो लाना क्या है अब हमें, ये भी देख लूं पहले मैं एक बार। हमें लाना है ये वाई एक्स LHS वाला, मतलब cos 2x लाना है हमें। cos 2x का एक और फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी ध्यान रख सकते हैं हम, क्योंकि ऐसी कोई टर्म दिखाई दे रही है दूर से ना मुझे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक नज़र आ रहा है आज तो। -1/3 cos x cos 3x, इन दोनों को किया, फिर इनको किया तो प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर जब हम इसको करेंगे तो ठीक है 3/3 कर सकते हैं, 1 - 3 -2/3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2/3 cos x। ये इससे मल्टीप्लाई करने वाली 3 टर्म आ गई। अब हम इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, -1/3, फिर आएगा साइन एक्स और साइन 3x, फिर आएगा प्लस माइनस माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक 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 है ना, बोलो बोलो, ठीक तो है। हमें क्या चाहिए था, cos 2x चाहिए था हमें। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर इस सब का क्या करें भाई, जो इतना सारा बच रहा है इसका क्या करें फिर, cos 2 थीटा होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब बेसिकली हमें तो बस ये टर्म्स चाहिए। अच्छा, हमारे पास तो यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर अभी कुछ ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने कौन से बुरे कर्म कर दिए ऐसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 गायब, ये बच जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 cos x cos 3x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको और उस टर्म को एक साथ ले रहा हूँ, +3/2 इसका कॉमन ले रहा हूँ, तो +3/2 ये आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये ठीक है ना, तो ये वाली टर्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई। 3/2 और 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस cos x आ गया। अच्छा, ओहो, इस cos x से ये वाला cos x कट गया, शुक्र है कुछ तो कटा जीवन में, वरना सब बढ़े जा रहा है। +3/2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल होगा, इधर आएगा 1/2 और इधर आएगा साइन एक्स और साइन 3x, ये ऐसे आएगा है ना। ठीक है, -1/2 -1/2, अगर हम इसको कॉमन ले भी लें, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, -1/2 मैंने अब इसमें से कॉमन ले लिया, मेरे को लेना पड़ेगा। मैंने जब -1/2 कॉमन लिया तो मेरे पास इधर क्या आया, देखो cos x cos 3x और इधर sin x sin 3x प्लस का cos x cos 3x प्लस sin x sin 3x। ठीक है, ठीक ही होगा। और इधर वाली ये वाली एक टर्म रह रही है अभी हमारी, +3/2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, +3/2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है। अब हमें क्या चाहिए, cos 2x इक्वल टू, हमें चाहिए cos 2x, मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, सिर्फ वो चाहिए हमें। यार ये क्या मजाक है हमारे साथ, cos x cos 3x sin a sin 3x, cos a cos b प्लस sin a sin b है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये आता है, बता दो कोई फॉर्मूला बता दो यार, cos a माइनस बी तो का होता है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, x माइनस 3x माइनस 2x है ना, बोल दो हाँ। cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो cos a माइनस बी x माइनस 3x, तो cos ऑफ -2x, cos ऑफ -2x तो cos 2x ही होता है। ठीक है, +3/2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी हम cos 2x रख सकते हैं। वाओ, वेरी गुड। तो ये भी cos 2x, अब देखो 3/2 -1/2, 2/2 cos 2x, और ये आ गया cos 2x, और ये आ गया इक्वल टू LHS है ना, यही तो है YX, यही तो लाना था। देखो कितना कमाल का क्वेश्चन हो गया, जबकि था ये इजी। हमें यहाँ दिख रहा था कि हमें ये चाहिए बस, है ना, हमें सिर्फ ये चाहिए था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और इतनी सारी टर्म्स लग भी नहीं रही थी कि कटेंगी। वेरी वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एनीवे, मुझे नहीं लग रहा था इतना लेंदी हो जाएगा, मुझे सीरियसली नहीं लग रहा था, मतलब ठीक है क्वेश्चन लग रहा था, बस मुझे पता था कि इसकी वजह से लेंदी हो तो जाता है, लेकिन ज़्यादा लेंदी हो गया कुछ। खैर, क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया तो दोबारा एक बार देखो, रिपीट करते हैं। क्या रहा था क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा था कि ढूंढने वाला काम जो है इस धरती पे बहुत मुश्किल है, तो ढूंढने वाला भी तुम रहने दो, क्योंकि चैप्टर 1 ही है, स्टार्ट ही कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि सिर्फ वेरीफाई कर दो कि ये सॉल्यूशन है। हमने कहा ठीक है, वेरीफाई करना तो बहुत आसान है। कहता वही तो मैं बोल रहा हूँ, करो फिर ये y x इक्वल टू cos 2x को वेरीफाई करना था इस इंटेग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस इंटेग्रल इक्वेशन में ये जो kxt था इसको अलग से उसने दे दिया कि ये रहा kxt। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वाई एक्स इक्वल टू इस इक्वेशन में वाई एक्स मतलब ये हमें सेटिस्फाई करना था वाई एक्स। तो मैंने वाई टी की जगह, वाई एक्स है तो वाई टी भी दिया हुआ है, वाई टी की जगह कॉस टू टी डाल दिया और वाई एक्स आना चाहिए, अब ये आना चाहिए था, और मैं इस इक्वेशन को लेके चल पड़ा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को लेके मैं चल रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था, ये पहला और ये दूसरा स्टेप, दोनों के दोनों ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये पढ़ने जरूरी हैं कि जो dt है ना, जो dt है जो मेरा t की टर्म्स में चल रहा है 0 से पाई, एक हमें पता x है तो हमने 0 से x और x से पाई में लेके गए। t जब 0 से x है इसका मतलब t मेरा x से छोटा है और यहाँ पर t मेरा x से बड़ा है, बस वही चीज़ देखनी है। t मेरा x से छोटा जहाँ है वो ये है cos x sin t, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और फिर cos 2t तो था ही, kxt की मतलब ये वैल्यू हो गई। t जब x से बड़ा है, t जब x से बड़ा है तो फिर ये वाला sin x cos t, तो kxt में sin x cos t और cos 2t था ही। नेक्स्ट फिर तो बस हमने इसके बाद हमने अब बस इसे सॉल्व किया है। हमारे जीवन में ये दो फॉर्मूले आए पहले, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दिया, कैलकुलेशन दिखाई दी, और धीरे धीरे हमारे पास वेरिफिकेशन दिखाई दी, और तो कुछ भी नहीं था इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, जो भी है जितना भी था हमने जो करना था हमने वो कर लिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हमारे पास सारी डेफिनेशंस आनी चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में बैठी हुई हूँ। ऐसा ना हो कि डेफिनेशन आप रट के बैठे हुए हो और वो एग्जाम में, मतलब हम जब आगे बात करें कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है तो आप सोचने लग जाओ एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वाज फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपके दिमाग में चित्र बने रहने चाहिए, कौन सी फ्रेडहोल्म है, कौन सी वोल्टेरा है, कौन सी फर्स्ट काइंड, कौन सी सेकंड काइंड, जिससे अब हम आगे जब जाएंगे तो वो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम जब सॉल्व करेंगे कि भाई हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, तो दिमाग में रहनी चाहिए ये, ऐसा ना हो कि वहाँ कन्फ्यूजन बढ़ जाए। ठीक है, तो बस यही था हमारा, और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ ओडी से इंटीग्रल इक्वेशन से ओडी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।